हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। इडोटेरिया करंट अफेयर वर्षिकांक 2026 की हमने जो सीरीज शुरू की है, ऑलरेडी हमने उसका पार्ट 5 अपलोड कर दिया है। तो अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में उसे देख सकते हैं। तो आज हम उसका पार्ट 6 लाए हैं। तो चलिए हम आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें अध्याय 24 है, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्ष 2025 के प्रमुख सूचकांक। अध्याय 25 में हम पढ़ेंगे बजट 2025-26 और अध्याय 26 में हम पढ़ेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। पेज नंबर है इसका 33 से लेके 41 तक। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हो तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ष 2025 के प्रमुख सूचांक। विभिन्न सूचांक रिपोर्ट पर हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचांक 2025 इस जारी करता है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। प्रथम स्थान हमारा अमेरिका का है। वर्तमान में भारत का स्थान तीसरा है। पिछला सूचांक में भारत का स्थान हमारा तीसरा था। हुसून ग्लोब यूनिकॉर्न सूचांक 2025 जारी करता है हमारा हुसून रिसर्च इंस्टीट्यूट। प्रथम स्थान अमेरिका का है। वर्तमान में भारत का स्थान तीसरा है और पिछले सूचांक में भारत का स्थान हमारा तीसरा था। अगला हमारा है एशिया पावर सूचांक 2025 जारी करता देश है हमारा लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी। प्रथम स्थान अमेरिका है। वर्तमान में भारत का स्थान तीसरा है और पिछला सूचांक 2024 में स्थान तीसरा था। अगला हमारा ग्लोबल फायर पावर सूचांक 2025 जारी करता है हमारा ग्लोबल फायर पावर। प्रथम स्थान अमेरिका का है। वर्तमान में भारत का स्थान चौथा है। पिछला सूचांक में भारत का स्थान हमारा चौथा था 2024 में। अगला हमारा है जलवायु जोखिम सूचांक 2025 जारी करता हमारा जर्मन वाच है। प्रथम स्थान डोमिनिका है। वर्तमान में भारत का स्थान छठा है। अगला हमारा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शक सूचांक 2026 जारी करता है हमारा जर्मन वाच। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक 2025 जर्मन जारी करता है हमारा जर्मन वाच। प्रथम स्थान हमारा प्रथम 3 कोई नहीं है। चौथा हमारा डेनमार्क है। भारत वर्तमान में भारत का स्थान 23 है और पिछला सूचांक भारत का स्थान 10वां यानी 2025 में 10वां था। जलवायु परिवर्तन सूचांक 2026 जारी करता हमारा जर्मन वाच है। प्रथम स्थान में प्रथम 3 कोई नहीं है। चौथा में डेनमार्क है। वर्तमान में भारत का स्थान 23 है। अब पिछला सूचांक में भारत का स्थान 10 था 2025 में। वैश्विक आतंकवाद सूचांक 2025 जारी करता हमारा इंडस्ट्री फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है। प्रथम स्थान बुर्किना फासो है। वर्तमान में भारत का स्थान 14 है। पिछले वर्षों में वर्तमान भारत का स्थान 14 था 2024 में और अंतिम स्थान आइसलैंड का है। अगला हमारा है विश्व निवेशन रिपोर्ट 2025 जारी करता है हमारा यूएनसीएडी। पहला स्थान अमेरिका का है। वर्तमान में भारत का स्थान 15 है। पिछले वर्ष में 16 था 2023 में। अगला हमारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025 जारी करता है हमारा है स्टार्टअप ब्लिंक। पहला स्थान हमारा अमेरिका है। वर्तमान में भारत का स्थान 22 है। पिछले वर्षों में भारत का स्थान 21 है 2023 में। अगला हमारा सतत व्यापार सूचांक 2025 जारी करता है हमारा हिनरिच फाउंडेशन और आईएमडी। पहला स्थान हमारा यूनाइटेड किंगडम है। वर्तमान में भारत का स्थान 23 है। पिछले वर्षों में भारत का स्थान 23 था हमारा 2024 में भी। अगला हमारा है ग्लोबल कम्युनिटेड टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 हमारा जारी करता है सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। पहला स्थान स्वीडन है। भारत में इसका स्थान 36 है वर्तमान में। अगला हमारा है विश्व प्रतिस्पर्धकता सूचांक 2025 जारी करता हमारा आईएमडी है। पहला स्थान स्विट्जरलैंड है। वर्तमान में भारत का स्थान 41 है। पिछले वर्ष भारत का स्थान 39 था 2024 में और अंतिम स्थान वेनेजुएला का था। अगला हमारा है ग्लोबल इन्वेक्स इंडेक्स 2025 जारी करता हमारा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन और पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है। वर्तमान में भारत का स्थान 38 है। पिछले वर्ष भारत का स्थान 39 था 2024 में। अगला हमारा है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 जारी करता हमारा मेडकेयर।
पहला स्थान नीदरलैंड का है। भारत में वर्तमान का स्थान 52 है। पिछले वर्ष भारत का स्थान 48 था 2024 में। लास्ट में हमारा भारत था। अगला हमारा है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025। जारीकर्ता देश हमारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD। पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है। वर्तमान में भारत का स्थान 63 है। पिछले वर्ष भारत का स्थान 58 था 2024 में। अगला हमारा है गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2025। जारीकर्ता है हमारा चैंडलर इंस्टीट्यूट। पहला स्थान सिंगापुर का है। वर्तमान में भारत का स्थान 71 है। पिछले वर्ष भारत का स्थान 72 था 2024 में। अगला हमारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025। जारीकर्ता है हमारा विश्व आर्थिक मंच। पहला स्थान स्वीडन का है। वर्तमान में भारत का स्थान 71 है। पिछले वर्ष भारत का स्थान 63 था 2024 में। अगला हमारा है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025। जारीकर्ता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोडक्ट। पहला स्थान डेनमार्क है। इसमें हमारा वर्तमान में भारत का स्थान 86 है और पिछले वर्ष भारत का स्थान 79 था 2024 में। लास्ट में हमारा अंतिम स्थान वेंजुला का है। अगला हमारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025। जारीकर्ता हमारा कन्नाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट। प्रथम स्थान हमारा हांगकांग का है। भारत में वर्तमान स्थान 128 है। पिछले वर्ष 84 था 2024 में। अगला हमारा है हैंडलेड पासपोर्ट सूचकांक 2025। जारीकर्ता हमारा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। पहला स्थान सिंगापुर है। वर्तमान में भारत का स्थान हमारा 77 है। अगला हमारा ग्लोबल हैंगरी इंडेक्स 2025। जारीकर्ता हमारा कैंसनल वर्ल्ड वाइड और वेलिथुंगहिल। पहला स्थान आर्मेनिया का है। भारत में इसका स्थान वर्तमान में भारत का स्थान 102 है। 2024 में भारत का स्थान हमारा 105 था और लास्ट में हमारा सोमालिया का है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2025। जारीकर्ता है हमारा सतत विकास समाधान नेटवर्क। पहला स्थान हमारा कोई नहीं है। वर्तमान में भारत का स्थान 99 है। पिछले वर्ष भारत का स्थान 109 था 2024 में। अगला हमारा है विश्व शांति सूचकांक 2025। जारीकर्ता है हमारा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिकल एंड पीस। पहला स्थान हमारा आइसलैंड का था। वर्तमान में भारत का स्थान 115 है। पिछले वर्ष भारत का स्थान 116 था 2024 में। अंतिम स्थान हमारा रूस का है। अगला हमारा है विश्व खुशहाली सूचकांक 2025। जारीकर्ता है संयुक्त सतत विकास समाधान नेटवर्क। पहला स्थान फिनलैंड का है। वर्तमान में भारत का स्थान 118 है और पिछले वर्ष भारत का स्थान हमारा 126 था 2024 में और अंतिम स्थान अफगानिस्तान का था। अगला हमारा है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025। जारीकर्ता है हमारा हेरिटेज फाउंडेशन और वर्ल्ड स्ट्रीट जनरल। पहला स्थान सिंगापुर का है। वर्तमान में भारत का स्थान 128 है। पिछले वर्ष भारत का स्थान 84 था 2024 में। अंतिम स्थान उत्तर कोरिया का है। अगला है हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025। हमारा जारीकर्ता है विश्व आर्थिक मंच WEF। पहला स्थान आइसलैंड का है। वर्तमान में भारत का स्थान 131 है। पिछले वर्ष 129 था 2024 में और अंतिम स्थान पाकिस्तान का था। अगला हमारा है मानव विकास सूचकांक 2025। जारीकर्ता है हमारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। पहला स्थान आइसलैंड का है। भारत में इसका स्थान है 130। इसका स्कोर है 0.685 और पिछले वर्ष था इसका भारत में 134वां स्थान था 2023-24 में। अंतिम स्थान इसका दक्षिण सूडान का है। अगला हमारा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025। जारीकर्ता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। पहला स्थान नॉर्वे है। भारत का हमारा वर्तमान में भारत का स्थान 151 है। पिछला वर्ष इसका 169 पिछले वर्ष में भारत का स्थान हमारा 59 था 2024 में और लास्ट हमारा इरिट्रिया है। अगला हमारा पर्यावरण प्रदर्शक सूचकांक 2024। जारी करता है येल विश्वविद्यालय अमेरिका। पहला स्थान एस्टोनिया है। भारत में वर्तमान में स्थान 176 है। पिछले वर्ष इसका 180 था 2022 में और लास्ट अंतिम स्थान हमारा वियतनाम का था। अगला हमारा है क्यूएस वर्ल्ड फॉर्च्यूनर स्किल इंडेक्स 2025। जारी करता है क्वाइरेलियन असाइनमेंट क्यूएस। पहला स्थान यूएसए का है और वर्तमान में भारत का स्थान इसमें 25 है। हमारा अगला टॉपिक है बजट 2025-26। चलिए हम इसे देखते हैं। महान तेलुगु कवि गुरुजादा
अम्पा राव के प्रसिद्ध कथन कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि देश उसके लोगों से है, इसका कथन को कोट करते हुए केंद्रीय बजट 2025-26 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में पेश किया। केंद्रीय बजट 25-26 का थीम है सबका विकास। इसे पढ़ते हैं। विकसित भारत के लिए 6 व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जिसमें पहला है गरीबी से मुक्ति, दूसरा 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, तीसरा है बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, चौथा हमारा 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, पांचवा हमारा आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं, छठा हमारा हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। इस बजट का उद्देश्य 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार करना था, जिसमें पहला था कराधान, दूसरा विद्युत क्षेत्र, तीसरा शहरी विकास, चौथा खनन, पांचवा वित्तीय क्षेत्र और छठा था हमारा विनियामक सुधार। कुल था हमारा 50.6 लाख करोड़ यानी 50,65,345 करोड़ का बजट था। जो कुल प्राप्ति होने का अनुमान था 50,65,345 करोड़, जिसमें राजस्व प्राप्ति थी 34,20,409 करोड़। पूंजीगत प्राप्ति थी हमारा 16,44,936 करोड़। कुल खर्च होने का अनुमान है 50,65,345 करोड़, जिसमें राजस्व खर्च है हमारा 39,44,255 करोड़ और पूंजीगत खर्च है हमारा 11,21,090 करोड़। देखते हैं विभिन्न घाटा। राजकोषीय घाटा 2024-25 का संशोधित अनुमान था जीडीपी का 4.8% था। कुल इसका था 15,69,527 करोड़। 15,69,527 करोड़ था हमारा 24-25 में। 25-26 का बजट का अनुमान है जीडीपी का हमारा राजकोषीय घाटा का है 4.4% और कुल है इसका 15,68,936 करोड़। राजस्व घाटा में हमारा 24-25 का हमारा संशोधित अनुमान था जीडीपी का 1.9%, इसमें कुल था 6 जीडीपी का हमारा राजस्व घाटा में था जीडीपी का 1.9% और कुल था इसका 6,10,098 करोड़ और 25-26 का बजट का अनुमान था राजस्व घाटा जीडीपी का 1.5%, इसमें कुल था हमारा 5,23,846 करोड़। पर प्रभावी राजस्व घाटा था हमारा जीडीपी का था हमारा 24-25 में संशोधित अनुमान जीडीपी का था 1.0% और कुल इसका था 3,10,207 करोड़। 25-26 का बजट अनुमान था हमारा प्रभावी राजस्व घाटा का जीडीपी था हमारा 0.3% और कुल था इसका 96,654 करोड़। प्राथमिक घाटा था हमारा 25-26 में था हमारा जीडीपी का 1.3% और कुल इसका था 4,31,587 करोड़। 2025-26 में जीडीपी का था हमारा 0.8%, इसका कुल था 2,92,598 करोड़। पढ़ते हैं केंद्रीय बजट 2025-26 का शीर्ष 4 पद, जिसमें रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है। रुपया कहाँ से आता है? उधार और अन्य देयता 24% है, आयकर इसका है 22% है, माल और सेवा का जीएसटी 18% है, निगम कर हमारा 17% है। और रुपया कहाँ जाता है? तो कर और शुल्क में राज्यों का हिस्सा 22% है, ब्याज दाई की 20% है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना 16% है और इसमें रक्षा और आर्थिक सहायता पर पूंजी परिव्यय शामिल नहीं है और रक्षा पे हमारा 8% है। अब हम पढ़ते हैं बजट भाषण खंड ए में। इस बजट में विकास के लिए 4 इंजनों की पहचान की गई। विकास के लिए 4 शक्तिशाली इंजन, पहला कृषि, दूसरा निवेश, तीसरा एमएसएमई, चौथा हमारा निर्यात है। पहला इंजन, प्रथम इंजन के रूप में कृषि है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम उत्पादनकर्ता कम फसलों की बुआई और औसत से कम ऋण मानदंड वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्पाद में वृद्धि, फसल विविधता अपनाने, फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाने, सिंचाई सुविधा में सुधार करने तथा दीर्घ अवधि और लघु अवधि ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। अगला पॉइंट है हमारा ग्रामीण संपन्नता और अनुकूल निर्माण। एक व्यापक बहुक्षेत्रीय ग्रामीण संपन्नता और अनुकूल निर्माण कार्यक्रम राज्यों की भागीदारी से प्रारंभ किया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में अवसर
पैदा करना है ताकि प्रवास एक विकल्प हो, ना कि अनिवार्यता। पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा दलहन में आत्मनिर्भरता। खाद्य खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन को कार्यान्वित कर रही है। भारत सरकार तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ करेगी। अगला पॉइंट है हमारा सब्जी और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम। सब्जियों, फलों और श्री अन्न का उपयोग अत्यधिक बढ़ रहा है। उत्पादन प्रभावी आपूर्तियों, प्रसंस्करण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा बिहार में मखाना बोर्ड। मखाना का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय उच्च पैदावार मिशन बीज का कार्यान्वित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य पहला, अनुसंधान परिवेश में बढ़ावा देना। उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूलन के गुणों से संपन्न बीजों को लक्षित विकास और प्रचार करना। तीसरा हमारा जुलाई 2024 में जारी किए गए बीजों की 100 से अधिक किस्म को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराना। अगला पॉइंट है हमारा मत्स्य उद्योग। मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्व भर में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। समुद्री खाद्य निर्यात का मूल्य 60,000 करोड़ है। हमारी सरकार अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे द्वीपों पर विशेष ध्यान देने और गहरे समुद्रों से सतत मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए अनुकूलन फ्रेमवर्क लाएगी। अगला पॉइंट है हमारा कपास उत्पादकता मिशन। कपास उगाने वाली लाखों किसानों के लाभ के लिए कपास उत्पादकता मिशन की घोषणा की गई है। इसके लिए एक पंचवर्षीय अभियान लाई जाएगी। ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋण की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जाएगा। हमारा दूसरा इंजन के रूप में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम है, MSME। वित्त मंत्री ने विकास के लिए 5.7 करोड़ MSME को दूसरा शक्तिशाली इंजन बताया, क्योंकि यह हमारे निर्यात में 45% योगदान करता है। वर्तमान में 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले और हमारे विनिर्माण में 36% का योगदान करने वाले 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत MSME मिलकर भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगला पॉइंट हमारा ऋण तक पहुंचने में सुधार के लिए ऋण गारंटी। अगला पॉइंट है ऋण तक पहुंचने में सुधारक के लिए ऋण गारंटी कवर बढ़ाया जाएगा। इसमें सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ से अतिरिक्त ऋण उपलब्ध हो गए। स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण 27 प्रमुख क्षेत्रों में ऋणों के लिए गारंटी शुल्क कम करके 1% किया जाएगा। और उत्तम तरह से चल रहे निर्वात MSME के लिए 20 करोड़ तक के अधिक ऋण है। इसमें हम देखते हैं निवेश हमारे करोड़ों में। वर्तमान सूक्ष्म उद्योग वर्तमान में हमारा 1 है और संशोधित है 2.5। लघु उद्योग हमारा 10 है और वर्तमान में 10 है, संशोधित में हमारा 25 है। मध्य उद्योग में वर्तमान में 50 है, 50 करोड़ है और संशोधित हमारा 125 करोड़ है। टर्नओवर करोड़ में है। सूक्ष्म उद्योग में हमारा वर्तमान में 5 करोड़ है, संशोधित में 10 करोड़ है। लघु उद्योग में हमारा 50 करोड़ है टर्नओवर में और संशोधित में हमारा 100 करोड़ है। मध्य उद्योग में टर्नओवर में हमारा 250 करोड़ है वर्तमान में और संशोधित में हमारा 500 करोड़ है। अगला पॉइंट है हमारा सूक्ष्म उद्योगों के लिए क्रेडिट कार्ड। हम उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख की सीमा वाले विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू करेंगे। पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। स्टार्टअप के लिए 100 करोड़ के अंशदान के साथ निधियों के नए कोष की स्थापना की जाएगी। पहली बार महिलाएं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों सहित 5 लाख के उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी, जिससे अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ तक के सर्वाधिक ऋण उपलब्ध होगा। अगला पॉइंट है हमारा फुटवेयर और लेदर क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम। इस स्कीम में लेदर फुटवेयर और बिना लेदर वाले गुणवत्तापूर्ण फुटवेयर के उत्पादन हेतु आवश्यक डिजाइन क्षमता घटक विनिर्माण और मशीनों के लिए सहायता दी जाएगी। इस स्कीम से 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलने और 4 लाख करोड़ का कारोबार और 1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात होने की उम्मीद है। अगला पॉइंट है भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाने के लिए एक योजना कार्यान्वित की जाएगी।
अगला पॉइंट है हमारा भारत में खाद्य प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकरण उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थाएं स्थापित किया जाएगा। इसका परिणाम स्वरूप है पहला है किसान के उत्पादों के लिए मूल्य संवर्धन के माध्यम से उनकी आमदनी बढ़ेगी और दूसरा हमारा है युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उद्यमशीलता और रोजगारों के अवसर प्राप्त होंगे। अगला पॉइंट है सरकार मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य में लघु मध्य और बड़े उद्यमों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना करेगी। हमारा तीसरा इंजन है तीसरे इंजन के रूप में निवेश। हमारा कम है लोगों में निवेश, ख में हमारा अर्थव्यवस्था में निवेश और ग में है नौचार में निवेश। हम कम है लोगों के निवेश में के बारे में कम है हमारा लोगों के निवेश। पॉइंट है हमारा सक्षम आंगनबाड़ी के पोषण 2.0 के माध्यम से 8 करोड़ से अधिक बच्चों 1 करोड़ गर्भवती महिला एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों में लगभग 20 लाख किशोरियों को पोषण संबंधित सहायता प्रदान करता है। अगला पॉइंट है जिज्ञासा और नवाचार की भावना उत्पन्न करने तथा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। अगला पॉइंट है भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। अगला पॉइंट है स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं को डिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। इसका लक्ष्य विद्यार्थियों को अपने विषय को बेहतर ढंग से समझने की मदद करता है। अगला पॉइंट है हमारा वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों को स्थापित किया जाएगा ताकि मेक फॉर इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड निर्माण के लिए ऐसे कौशल के साथ हमारे युवाओं को सुसज्जित किया जा सके। अगला पॉइंट है आईआईटी में क्षमता का विस्तार। हमारा 23 आईआईटी को विद्यार्थियों को कुल संख्या में 100% की वृद्धि हुई है। 5 आईआईटी में अतिरिक्त अवसंरचना का सृजन किया जाएगा। आईआईटी का पटना में छात्रावास और अवसंरचना संबंधित क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा 500 करोड़ रुपए के कुल प्रयोग से शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई संबंधित एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट है चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करते हुए अगले कुछ वर्षों में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। अगला पॉइंट है अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र की स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। वर्ष 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अगला पॉइंट है पीएम स्वनिधि स्कीम को बैंकों से समर्थित ऋण यानी 30,000 की सीमा के साथ यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड को क्षमता विकास सहायता के साथ नवीकृत किया जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा बजट में घोषणा की गई है सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की गृह श्रमिकों की पहचान पत्र बनाने के साथ साथ ई श्रमिक पोर्टल पर उनका रजिस्ट्रेशन करेगी। ख में हमारा अर्थव्यवस्था में निवेश। पहला पॉइंट है हमारा अर्थव्यवस्था में निवेश के अंतर्गत श्रीमती सीतारमण ने कहा कि बुनियादी ढांचा संबंधित मंत्रालय सार्वजनिक निजी साझेदारी मोड में परियोजनाओं पर 3 वर्षों की अवधि के साथ कार्य करेंगे। इसमें हमारा राज्यों के लिए पूंजी व्यय और सुधारकों के लिए प्रोत्साहन देने के लिए 50 वर्षों तक का ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव दिया जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा परिसंपत्ति में मौद्रीकरण योजना 2025 से 2030। वर्ष 2021 में घोषित प्रथम परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ की पूंजी निवेश के लिए 2025-30 हेतु द्वितीय परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना की शुरुआत किया जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा 100% कवरेज हासिल करने के लिए जल जीवन मिशन को 2028 तक विस्तार करने की घोषणा की गई है। अगला पॉइंट है शहर का सृजनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता के लिए सरकार के रुपए 1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती निधि स्थापित करेगी। वर्ष 2025-26 के लिए 10 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव है। अगला पॉइंट है विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन। वर्ष 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास आवश्यक है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए निजी क्षेत्रों के साथ सक्रिय भागीदारी हेतु परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणुक नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे। अगला पॉइंट हमारा लघु मॉड्यूल रिएक्टर एसएमआर के अनुसंधान और विकास के लिए 20 करोड़ के परिव्यय के साथ एक परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2033 तक स्वदेशी रूप से विकसित कम से कम 5 एमएसआर क्रियाशील हो जाएंगे। अगला पॉइंट हमारा पोत
स्मार्ट वित्तीय सहायता नीति को नवीकृत किया जाएगा। जलस्रोत की रेंज, श्रेणी और क्षमता को बढ़ाने के लिए शिप बिल्डिंग क्लस्टर को सुविधा प्रदान की जाएगी। अगला पॉइंट है समुद्री उद्योग के लिए दीर्घावधि वित्त पोषण के लिए 25,000 करोड़ की निधि के साथ एक समुद्री विकास निधि स्थापित की जाएगी। अगला पॉइंट है सरकार द्वारा 49% तक अंशदान किया जाएगा और शेष राशि पत्नी और निजी क्षेत्रों में जुटाई जाएगी। अगला पॉइंट है एक संशोधित उड़ान स्कीम शुल्क की जाएगी ताकि अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्य एवं क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और 4 करोड़ यात्री को ऐसी परिवहन सुविधा दी जा सके। अगला पॉइंट है हमारा बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि राज्य के भावी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ये पटना एयरपोर्ट और बिहाटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट की क्षमता का विस्तार के अलावे होंगे। अगला पॉइंट है हमारा मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना। पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर बड़ी संख्या में खेती करने वाले किसानों को लाभ होगा। अगला पॉइंट है स्वामित्व निधि 2 योजना। किफायती और मध्य आय आवासों के लिए विशेष विंडो स्वामी के अंतर्गत विशिष्ट आवास परियोजनाओं में 50,000 आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इसमें अन्य 40,000 इकाइयों का निर्माण कार्य वर्ष 2025 में पूरा कर लिया जाएगा और 15,000 करोड़ की इस निधि का लक्ष्य अन्य 1 लाख इकाइयों को शीघ्र पूरा करना है। अगला पॉइंट है देश में सिर्फ 50 पर्यटक स्थलों को राज्य की भागीदारी में चैलेंज रोड माध्यम से विकसित किया जाएगा। देश में सिर्फ 50 पर्यटक स्थलों को राज्यों की भागीदारी से चैलेंज मोड माध्यम से विकसित किया जाएगा। भगवान बुद्ध के जीवन काल में संबंधित स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ग में हमारा नवाचार में निवेश। इसमें हमारा पहला पॉइंट है अनुसंधान विकास और नवाचार पहलों को कार्यान्वित करने के लिए 20,000 करोड़ बजट आवंटित किए जाएंगे। पहला हमारा पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है PM अनुसंधान अध्यावृत्ति योजना। PM अनुसंधान अध्यावृत्ति योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में सर्वाधिक वित्तीय सहायता के साथ IIT और IISc से प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 10,000 अंतर्दृष्टियां प्रदान की जाएगी। अगला पॉइंट हमारा खाद्य पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्मप्लाज लाइनों के साथ दूसरे जीन बैंक की स्थापना की जाएगी। अगला पॉइंट है भूस्थानीय अवसंरचना और डाटा विकसित करने के लिए राष्ट्रीय भूस्थानीय मिशन शुरू किया जाएगा। अगला पॉइंट है ज्ञान भारत मिशन। इसमें शैक्षिक संस्थाएं, संग्रहालय, पुस्तकालय और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ हमारी पांडुलिपि के सर्वेक्षण, दस्तीकरण और संरक्षण के लिए ज्ञान भारत मिशन शुरू किया जाएगा। इसमें 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल किया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं चौथा इंजन, जिसमें हमारे चौथे इंजन के रूप में निर्यात। श्रीमती सीतारमण ने निर्यात को विकास का चौथा इंजन बताते हुए कहा कि क्षेत्रीय और मंत्रालय लक्ष्यों के साथ एक नई निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें वाणिज्य मंत्रालय, MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापक हेतु भारत ट्रेडनेट BTN नामक एक डिजिटल सार्वजनिक और अवरचना स्थापित की जाएगी। यह कृत लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म में सहयोग प्रदान करेगी। अगला पॉइंट है हमारा सरकार उद्योग 4.0 से संबंधित अवसरों का लाभ उठाने के लिए घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण उद्योग को सहायता प्रदान करेगी। उभरते हुए Tier 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। अगला पॉइंट है ईंधन के रूप में सुधार। इंजन के लिए ईंधन के तौर पर सुधारों को स्पष्ट करते हुए श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों से ज्यादा समय में सरकार ने करदाताओं की सुविधा के लिए फेसलेस मूल्यांकन या करदाता चार्ट, त्वरित रिटर्न, लगभग 99% रिटर्न, स्वयं मूल्यांकन के आधार पर और विवाद से विवाद योजना जैसे कई सुधारकों को कार्यान्वित किया जाएगा। इन प्रयासों को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि कर विभाग की विश्वास प्रथम जांचवाद में वचनबद्धता को दोहराया। बीमा क्षेत्र के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को 74% से बढ़ाकर 100% किया जाएगा। यह संवर्धीय सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो भारत में संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करेगी। अगला पॉइंट है हमारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक SHG के सदस्य और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क विकसित करेंगे। अगला पॉइंट है पेंशन क्षेत्र में विनियमित समन्वय और विकास के लिए एक फोरम की स्थापना की जाएगी। अगला पॉइंट है वर्ष 2025 में केंद्रीय KYC रजिस्ट्री का पुनरुद्धार किया जाएगा। विनियामक सुधारक
इसमें हमारा पहला पॉइंट है 21वीं सदी के लिए आधुनिक लचीले लोगों के अनुकूलन और विश्वास आधारित नियामक प्रारूप को विकसित करने के लिए निम्नलिखित 4 विषय उपायों का प्रस्ताव दिया गया। इसमें हमारा पहला है विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति। सभी गैर वित्तीय क्षेत्र संबंधित विनियामक प्रमाणन, लाइसेंस और अनुमतियों की समीक्षा करने के लिए विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। यह समिति 1 वर्ष के भीतर अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगा। दूसरा पॉइंट है हमारा राज्यों का निवेश अनुकूलन सूचकांक। प्रतिस्पर्धी सहकारी संवाद की भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 में राज्यों का निवेश अनुकूलन सूचकांक शुरू होगा। तीसरा पॉइंट है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC के अंतर्गत वर्तमान में वित्तीय विनियमक और सहायक अनुदेशों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट है जन विकास विधेयक 2.0। सरकार जब विभिन्न कानूनों में 100 से अधिक कानूनी प्रावधान और गैर आपराधिक बनाने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 लाएगी। हमारा अगला पॉइंट है बजट भाषण खंड बी अप्रत्यक्ष कर। इसमें पॉइंट हमारा औद्योगिक वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाना। केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके बाद शेष बची टैरिफ दरें शून्य दर सहित 8 रह जाएंगी। अगला पॉइंट है कैंसर जैसे असाधारण रोगों को सहायता देने के लिए 36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क BCD से पूरा तरह छूट होगी। अगला पॉइंट है कोबाल्ट पाउडर और लिथियम आयन बैटरी, 12 जिंक और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों का अपशिष्ट एवं अवशिष्ट पूरी तरह से छूट का प्रस्ताव होगा। अगला पॉइंट है बुने हुए वस्त्रों पर सीमा शुल्कों से संशोधित कर 20% अथवा 115 रुपए प्रति किलोग्राम में जो भी अधिक हो करने का प्रस्ताव। अगला पॉइंट है इंटरकिटी फ्लैट पैनल डिस्प्ले इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 20% किया जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक वाहनों से लिथियम आयन बैटरी के विनिर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं पर छूट और मोबाइल फोन बैटरी निर्माण हेतु 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं पर छूट होगा। अगला पॉइंट है हस्तशिल्प वस्तुओं की निर्यात अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर आगे 3 महीने के लिए बढ़ाई जा सकती है। अगला पॉइंट है समुद्री उत्पाद फ्रोजन फिश पेस्ट के निर्यात पर सीमा शुल्क 30% से घटाकर 5% किया जाएगा। अगला पॉइंट है आयातिक वस्तुओं को अंतिम उपयोग की समय सीमा 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष की जाएगी। हमारा पॉइंट है प्रत्यक्ष कर। अगला पॉइंट हमारा नए कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख रुपए तक की आय अर्थात विशेष दर जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख रुपए प्रतिमाह की औसत आय है पर कोई आयकर देश नहीं होगा। अगला पॉइंट है हमारा वेतन भोग करदाताओं के लिए एक सीमा 75,000 रुपए की मानव कटौती के कारण 12.75 लाख रुपए होगी। पढ़ते हैं नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स पर संरचना 0.4 लाख रुपए इसमें शून्य है। 4 से 8 लाख रुपए पे हमारा 5% लगेगा। 8 से 12 लाख रुपए में हमारा 10% लगेगा और 12 से 16 लाख रुपए में हमारा 15% लगेगा। 16 से 20 लाख रुपए में हमारा 20% लगेगा और 20 से 24 लाख रुपए में हमारा 25% रहेगा और 24 लाख से अधिक होगा उसमें हमारा 30% रहेगा। हम पढ़ते हैं TS को तर्क संगत बनाना। इसमें हमारा पहला पॉइंट है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती की सीमा 50,000 रुपए से दोगुनी बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जा रही है। हमारे किराए पर TS के लिए वार्षिक सीमा 2.40 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए की गई है। उच्चतम TDS कटौती के प्रावधान केवल गैर पैनल मामलों पर ही लागू होंगे। हमारा अगला पॉइंट है छोटे धर्मार्थक न्याय संस्थाओं की पंजीकृत अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष से 10 वर्ष कर दिया गया है। अगला पॉइंट है करदाताओं को अपने स्वामित्व वाली संपत्ति के लिए शून्य वार्षिक मूल्य का दावा बिना किसी शर्त की अनुमति का प्रस्ताव होगा। अगला पॉइंट है 29 अगस्त 2024 को या उसके पश्चात व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय बचत स्कीम से किए गए आहरण पर छूट होगा। हमारा अगला पॉइंट है देश के अंतरशील जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा टन भार कर योजना के लाभ को भारतीय पोत अधिनियम 2021 के अंतर्गत पंजीकृत अंतर्देशीय जलवायु के लिए वास्तविक करने का प्रस्ताव किया गया है। और अगला पॉइंट है 1 अप्रैल 2030 से पहले निगमित होने वाले भारतीय स्टार्टअप इको सिस्टम को 5 वर्षों तक अवधि का विस्तार कर स्टार्टअप लाभ प्रदान किए गए हैं। अगला पॉइंट है सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन निधियों द्वारा और संरचना क्षेत्र में वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए निवेश करने की तारीख 5 वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक करने का प्रस्ताव है।
पढ़ते हैं बजट 2025-26 के तहत विभिन्न योजनाओं के पर खर्च के टॉप 4। इसमें पहला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें हमारा 2,03,000 करोड़। दूसरा हमारा मनरेगा यानी 86,000 करोड़। तीसरा में हमारा जल जीवन मिशन, इनमें 67,000 करोड़ रुपए। चौथा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसे पीएम किसान यानी 63,500 करोड़। पढ़ते हैं बजट 2025-26 के तहत प्रमुख बजट 2025-26 के तहत प्रमुख पदों पर व्यय। रक्षा पे हमारा है 4,91,732 करोड़। ग्रामीण विकास पे है 2,66,817 करोड़। कृषि एवं संबंध कार्यकलाप पे हमारा 1,71,437 करोड़। शिक्षा पे हमारा है 1,28,650 करोड़। स्वास्थ्य पे हमारा है 98,300। हमारा अगला पॉइंट है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को 31 जनवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के ने वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वर के मार्गदर्शन से आर्थिक मामले के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया गया है। नोट में पढ़ते हैं भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950 से 51 में पेश किया गया था। 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण आम बजट के साथ पेश किया जाता था। 1964 के बाद इसे आम बजट से एक दिन पहले पेश किया जाने लगा। आर्थिक समीक्षा अनुसार भारत की जीडीपी में वृद्धि और राजकोषीय घाटा का अनुमान। वित्तीय वर्ष 2023-24 का आंतरिक अनुमान था जीडीपी में वृद्धि 8.2% थी और राजकोषीय घाटा जीडीपी का हमारा 5.6% था। 2024-25 में पहला अग्रिम अनुमान जीडीपी में वृद्धि था 6.4%। 2025-26 में हमारा अपेक्षित था, जिसमें जीडीपी में वृद्धि था 6.3 से 6.8% की वृद्धि। भारत में स्थान विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक निवेश निर्यात में 7वां था, संस्कृति एवं मनोरंजन क्षेत्र में 6ठा था, निर्माण सेवा में 8वां था और विदेशी मुद्रा में 4था था। सीमेंट उत्पाद में 2रा था, वस्त्र परिधान के निर्माण में 6ठा था, दवा उद्योग मात्रा के हिसाब से 3रा था और रेलवे नेटवर्क में 4था था। अब हम पढ़ते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में 13 अध्यायों में बांटकर वर्णन किया गया है, जिसमें हमारा पहला भाग है अर्थव्यवस्था की स्थिति पुनः तेज गति की ओर। इसमें हमारा पहला पॉइंट है वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025 में पहली और दूसरी तिमाही में स्थित कीमतों में 2021 वित्त वर्ष 2025 में पहली और दूसरी तिमाही की स्थिर कीमतों 2011-12 पर भारत की जीडीपी क्रमशः 6.7% और 5.4% बढ़ी है। दूसरा पॉइंट है हमारा आरबीआई की रिपोर्ट में निजी निवेशों में पर्याप्त वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2025 में 2.45 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो कि वित्त वर्ष 2024 में 1.6 लाख करोड़ रुपए था। अगला पॉइंट है हमारा वित्त वर्ष 2025 में पहली छमाही में स्थिर कीमतों में वस्तुओं और गैर कारक सेवाओं के निर्यात में 2.6% की वृद्धि हुई है, जबकि आयात में 0.7% की वृद्धि हुई है। अगला पॉइंट है उपभोक्ता मूल्य सूचांक सीपीआई वित्त वर्ष 2024 में 4.9% हो गया है। अगला पॉइंट है अप्रैल दिसंबर 2024 में शुद्ध विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीएफ प्रवाह पिछले वर्षों की समान अवधि के लिए 31.7 बिलियन अमेरिकन डॉलर से घटकर 10.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर सितंबर 2024 में 704.9 बिलियन अमेरिकन डॉलर हो गया है, जो 3 जनवरी 2025 को घटकर 634.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर हो गया है। अगला पॉइंट है हमारा बैंकिंग प्रणाली में सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां एनपीए घटकर 12 साल के निचले स्तर पर 2.6% आ गई है। अगला पॉइंट है 2023-24 में वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीएलएफएस
रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति के लिए बेरोजगारी दर 2017-18 में 6% से घटकर 23-24 में 3.2% हो गई है। वित्त वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र में 3.8% की वृद्धि होने की उम्मीदवार है। वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2%, सेवा क्षेत्र में 7.2% की वृद्धि होने का अनुमान है। दूसरा पॉइंट है हमारा मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र विकास में अन्योन्याश्रय संबंध। इसमें हमारा पहला पॉइंट है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2024 के अंत में 64.2 रहा है। दूसरा हमारा है 31 दिसंबर 2024 तक पूंजी बाजारों में निवेशकों की संख्या 13.2 करोड़ तक पहुंच गई है। अगला पॉइंट है हमारा अप्रैल से दिसंबर 2024 तक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट द्वारा 16.456 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। अगला पॉइंट है 23 मई 2024 को बीएसई सूचीबद्ध शेयरों का कुल बाजार पूंजीकरण पहली बार 5 मिलियन अमेरिकन डॉलर के मील के पत्थर से ऊपर बंद हुआ है। अगला पॉइंट है जीवन बीमा की पहुंच वित्त वर्ष 2024 में 2.8 हो गई है और नोट कुल बीमा की पहुंच हमारा 3.7% है। अगला पॉइंट है देश में बीमा घनत्व में मामूली वृद्धि देखी गई है जो वित्त वर्ष 2023 में 92 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 95 अमेरिकी डॉलर हो गया है। अगला पॉइंट है हमारा 24 अगस्त 2024 को सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना ईपीएस को मंजूरी दी है। अगला पॉइंट है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक जीसीआई 2024 में भारत का टियर फर्स्ट स्कोर 100 में से 98.49 है। तीसरा में हमारा बाह्य क्षेत्र को एफडीआई को व्यवस्थित रूप देना। इसमें हमारा पॉइंट है वित्त वर्ष 2025 में पहले 9 महीनों में भारत के कुल निर्यात माल प्लस सेवाओं में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है जो 6% की वार्षिक वृद्धि के साथ 602.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। अगला पॉइंट है अप्रैल दिसंबर 2024 के दौरान कुल आयतन 100.9 की वार्षिकांक वृद्धि के साथ 682.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। अगला पॉइंट है इसलिए हमें अप्रैल दिसंबर 2024 के दौरान कुल व्यापक घाटा 79.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। अगला पॉइंट है भारत ने 2030 तक वस्त्र निर्यात में 150 बिलियन अमेरिकन डॉलर का लक्ष्य रखा है। अगला पॉइंट हमारा दूरसंचार कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में भारत वैश्विक निर्यात बाजार का 102% हिस्सा रखता है, दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा निर्यात है। अगला पॉइंट है भारत की बी टू सी ई कॉमर्स बाजार 2026 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। भारत का ई कॉमर्स बाजार 2030 तक 200 से 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है। अगला पॉइंट है हमारा वित्त वर्ष 2025 के पहले 8 महीने के दौरान भारत में शुद्ध एफडीआई 0.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। अगला पॉइंट है अप्रैल से दिसंबर 2024 के दौरान भारत में शुद्ध एफपीएल प्रवाह पिछले वर्षों की समान अवधि के लिए 31.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम होकर 10.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। अगला पॉइंट है भारत ने दुनिया में सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाले देशों में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है जो चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है। अब हम पढ़ते हैं चौथा हमारा अर्थव्यय कीमतों और मुद्रास्फीति उतार चढ़ाव को समझना। अगला इसमें हमारा पॉइंट है आईएमएफ ने भारत के लिए वित्त वर्ष 2025 में 4.4% और वित्त वर्ष 2026 में 4.1% की मुद्रास्फीति दर का अनुमान लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2024 और 25 के लिए क्रमशः 3.2% और 3.3% की वैश्विक आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया है। अगला पॉइंट है वित्त वर्ष 2025 में अप्रैल दिसंबर में खुदरा मुद्रा समिति घटकर 4.9 हो गया है जो कि वित्त वर्ष 2024 में 5.4 थी और कोर मुद्रा समिति अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। अगला पॉइंट है हमारा उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक वित्त वर्ष 2024 में 7.5% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 8.4 हो गया है। और 5वां अध्याय में है मध्यम अवधि का परिदृश्य मेरे विनियम से विकास को बढ़ाना। इसमें हमारा पहला पॉइंट है भारत के विकसित भारत वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगभग 1 या 2 दशक तक स्थिर कीमतों का औसतन 8% की वृद्धि दर हासिल करने की आवश्यकता है। खान मंत्रालय ने भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिए 33 महत्वपूर्ण खनिजों का विश्लेषण किया है। भारत 75% लिथियम आयन बैटरी चीन से मंगवाता है। छठा अध्याय हमारा निवेश और अवसंरचना अनवरत रहे। केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों पर पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2024 तक 38.8% की दर से बढ़ाया गया है।
भारतीय रेलवे ने 2029-30 तक 30 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। अगला पॉइंट हमारा, भारत में कुल 63.4 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है, जिसमें 146.195 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच नेटवर्क शामिल है। वित्त वर्ष 2025 में 500 वित्त वर्ष 2025 में 5,853 किलोमीटर एनएच का निर्माण किया गया है। एनएच कुल सड़कों का माल यातायात का लगभग 40% वहन करता है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम का उद्देश्य 4 उन्नत औद्योगिक शहर बनाना है। 4 शहर हमारे हैं, गुजरात में धौलेरा, महाराष्ट्र में सेड्राविडली, उत्तर प्रदेश में ग्रेट नोएडा और मध्य प्रदेश में विक्रम उद्योगपुरी है। अगला पॉइंट है, नवंबर 2025 तक बिजली क्षेत्र की स्थापना 456.7 गीगावाट है। अगला पॉइंट है हमारा, नवीनकरणीय ऊर्जा अब भारत की कुल स्थापित क्षमता का लगभग 47% है। अगला पॉइंट है, भारत वर्तमान में 56 सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों का संचालन करता है। अगला पॉइंट है, जिन अनिश संचार उपग्रह, 9 नेविगेशन उपग्रह, 4 वैज्ञानिक उपग्रह और 24 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह शामिल हैं। 7वां अध्याय में हमारा उद्योग समग्र व्यावसायिक सुधार। हमारा पहला पॉइंट है, भारत विनिर्माण में वैश्विक हिस्सेदार का 2.8% योगदान देता है, जबकि चीन तो 28.8% का। अगला पॉइंट है, वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि हुई है। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है। वित्त वर्ष 2024 में सीमेंट का उत्पादन 427 मिलियन टन हुआ। घरेलू सीमेंट की खपत लगभग 290 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह 540 किलोग्राम की प्रति व्यक्ति है। अगला पॉइंट है हमारा, भारत में स्टील स्क्रैप की कुल घरेलू खपत लगभग 30 मिलियन टन एमटी है, जिसमें लगभग 5 एमटी आयात किया जाता है। वित्त वर्ष 2024 में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का घरेलू उत्पादन बढ़कर 9.52 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अगला पॉइंट है, भारत ने स्मार्टफोन आयात पर अपनी निर्भरता कम कर दी है। अब 99% स्मार्टफोन घरेलू स्तर पर निर्मित किए जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, भारत का इलेक्ट्रॉनिक बाजार वैश्विक बाजार का 4% प्रतिनिधित्व करता है। अगला पॉइंट है, भारत वस्त्र और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है और वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 4% है। अगला पॉइंट है हमारा, भारत का तकनीक कपड़ा उद्योग में तेजी से बढ़ रहा है, जो वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर है और भारत इसे शुद्ध निर्यात करता है। अगला पॉइंट है हमारा, वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजारों में भारत की अनुमानित हिस्सेदारी 1.5% है। एशियाई में बाजार आकार के मामले में भारत चौथा स्थान पे है। अगला पॉइंट है हमारा, WIPO की रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत को विश्व स्तर पर शीर्ष 10 पेटेंट फाइलिंग कार्यालयों में छठे स्थान पे है। अगला पॉइंट है हमारा, WIPO द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर रैंकिंग 2024 में भारत 4 शहरों के साथ दुनिया के शीर्ष 100 विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टरों में चौथे स्थान पे है। अगला पॉइंट हमारा, वित्त वर्ष 2021 में अनुसंधान एवं विकास GRD पर सकल व्यय 127.381 करोड़ रुपए है, जो सकल घरेलू उत्पादन का 0.64% है। अगला पॉइंट है, 26 नवंबर 2024 तक MSME ने 23.24 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करेगा। अगला पॉइंट है, MSME को विस्तार की क्षमता के साथ इक्विटी फंडिंग प्रदान करने के लिए सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए के साथ आत्मनिर्भर भारत SRI को शुरू किया है। अगला पॉइंट है, 4 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु कुल औद्योगिक GSVA का लगभग 43% हिस्सा रखते हैं। 8वां अध्याय है, सेवा क्षेत्र दिग्गजों के समक्ष नई चुनौतियां। पहला पॉइंट है हमारा, भारत वैश्विक सेवा निर्यात में 4.3% हिस्सेदारी के साथ 7वें स्थान पे है। अगला पॉइंट है हमारा, वर्तमान मूल्य पर कुल GVA सकल मूल्यवर्धन में भारत के सेवा क्षेत्र का योगदान वित्त वर्ष 2025 में लगभग 55% हो गया है। अगला पॉइंट है, वर्ष 2024 में भारत के सेवा निर्यात में कंप्यूटर सेवाओं और व्यावसायिक सेवाओं का निर्यात लगभग 70% था। अगला पॉइंट है, भारत में वित्त वर्ष 2025 अप्रैल से सितंबर में FDI ने इक्विटी प्रवाह 29.8 बिलियन अमेरिकन डॉलर रहा। अगला पॉइंट है हमारा, भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। अगला पॉइंट है, सरकार ने वित्त वर्ष 2029 तक सभी 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग, हाई स्पीड कॉरिडोर तथा बांध मुक्त ट्रोलिंग शुरू करने का लक्ष्य रखा है। अगला पॉइंट है, भारत सरकार ने 2047 तक भारतीय जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत को वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5वें स्थान दिलाने के उद्देश्य से मेरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मेरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है हमारा, भारत में जलमार्गों की कुल
नौका में लंबाई लगभग 14,850 किलोमीटर है और अक्टूबर 2024 तक देश में 26 चालू जलमार्ग हैं। अगला पॉइंट है पर्यटन क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन में योगदान वित्त वर्ष 2023 में महामारी पूर्व स्तर पर 5% पर पहुंच गया है। पर्यटन क्षेत्र में वित्त वर्ष 2023 में 7.6 करोड़ नौकरी पैदा की है। इस पर्यटक के माध्यम से विदेशी मुद्रा 28 बिलियन अमेरिकन डॉलर थी। अगला पॉइंट है हमारा 2024 में वैश्विक रियल एस्टेट प्रतिष्ठा सूचकांक में भारत का 79 देशों में से 31वें स्थान पे है। अगला पॉइंट है 31 अक्टूबर 2024 तक भारत 1.18 बिलियन से अधिक टेलीफोन ग्राहकों 84% की सम टेली घनत्व और 941 मिलियन ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं के साथ दूसरे सबसे बड़े दूरसंचार बाजार के रूप में खड़ा है। हम पढ़ते हैं 9वां अध्याय जिसमें कृषि, खाद्य प्रबंधक और भविष्य की संभावना का क्षेत्र। हमारा पॉइंट है यह क्षेत्र वित्त वर्ष 2024 में प्रारंभिक अनुमान में मौजूदा आधार पर सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 16% का योगदान देता है और लगभग 46.1% आबादी का भरण पोषण करता है। अगला पॉइंट है वित्त वर्ष 2025 में दूसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र में 3.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला पॉइंट है वित्त वर्ष 2017 से 2023 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि 5% दर्ज की गई है। अगला पॉइंट है हमारा एक प्रमुख वैश्विक अनाज उत्पादन के रूप में भारत विश्व में कुल उत्पादन 11.6% योगदान है। अगला पॉइंट है कृषि और संबंधन क्षेत्र में शीर्ष 3 अग्रणीय प्रदर्शन करने वाले राज्य आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु है। अगला पॉइंट है शुद्ध बोए गए क्षेत्रों का लगभग 55% सिंचाई प्राप्त करता है। भारत की 2/3 से अधिक कृषि भूमि सूखे के खतरे का सामना करती है। अगला पॉइंट है हमारा सीमांत और छोटे पैमाने के लिए किसान भारतीय कृषि जोत का लगभग 85% प्रतिनिधित्व करते हैं। ये किसान आमतौर पर 2 हेक्टेयर से कम आकार के भूखंड पर खेती करते हैं। अगला पॉइंट है मार्च 2024 तक देश में 7.75 करोड़ चालू केसीसी खाते हैं जिन पर 9.81 लाख करोड़ रुपए का ऋण बकाया है। हमारा अगला पॉइंट है पशुधन क्षेत्र कृषि विकास का एक प्रमुख चालक बन गया है जिसे कृषि के सकल मूल्यवर्धन जीबीए में अपना योगदान वित्त वर्ष 2023 में 30.23% कर दिया है। अगला पॉइंट है सरकार ने नई नाम योजना शुरू की है। यह पहल आवश्यक हार्डवेयर के लिए कृषि उपज बाजार समिति एपीएमसी मंडी को 75 लाख रुपए की मुफ्त सॉफ्टवेयर और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगला पॉइंट है वित्त वर्ष 2023 में कुल मछली उत्पादन अंतर्देशीय और सामुदायिक दोनों बढ़कर 184.02 लाख टन हो गया है। अगला पॉइंट है हमारा वित्त वर्ष 2024 में कृषि खाद्य निर्यात का मूल्य जिसमें प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों का निर्यात शामिल है इसमें 46.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है जो भारत के कुल निर्यात का लगभग 11.7% है। हम पढ़ते हैं 10वां अध्याय जिसमें जलवायु और पर्यावरण अनुकूलन की अनिवार्यता। पॉइंट है इसमें हमारा दिसंबर 2024 में शुरू किया गया भू नीर पोर्टल भूजल संसाधनों के प्रबंधन और विनियम भूजल उपयोग से पारदर्शिता दक्षता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का पोर्टल है। अगला पॉइंट है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में समुदाय विशेषकर महिलाओं को शामिल करके वर्षा जल संचयन छत से पानी का इकट्ठा करना और अवशिष्ट जल प्रबंधन केंद्रित जल जगार अभियान शुरू किया गया है। भारत के स्थापित उत्पादन क्षमता ऊर्जा क्षेत्र में हमारा कोयला का 46.20%, सौर हमारा 20.60% और पवन है हमारा 10.50% और हाइड्रो हमारा 10.30% और गैस हमारा 5.40% है। अगला पॉइंट है 31 दिसंबर 2024 तक बायोमास बिजली और सह उत्पादन परियोजनाओं के लिए स्थापित क्षमता लगभग 908 गीगावाट डिग्री से जुड़ी है और 0.92 गीगावाट समतुल्य अब डिग्री थी। अगला पॉइंट 31 दिसंबर 2024 तक 13 राज्यों में 39.9 गीगावाट की संचयी क्षमता वाले 55 सौर पार्क विकसित किए गए हैं। अगला पॉइंट है हमारे वित्त वर्ष 2025 के लिए अब तक भारत सरकार ने 11,697.40 करोड़ रुपए के 10 वर्षीय सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जुटाए हैं और वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही शेष अवधि में 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। अगला पॉइंट है हमारा मिशन लाइफ का लक्ष्य 2022 से 2028 तक पर्यावरणीय कार्रवाई के लिए विश्व स्तर पर 1 मिलियन लोगों को संगठित करना है जिसके तहत 2028 तक भारत के 80% गांव और शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण के अनुकूल बन जाएगी। और अध्याय 11 है इसमें सामाजिक क्षेत्र पहुंचकर विस्तार करना और सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देना है। शिक्षा पर व्यय बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है।
अगला पॉइंट है स्वास्थ्य पर व्यय बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 61.1 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अगला पॉइंट है वित्त वर्ष 2022 में स्वास्थ्य प्रति व्यक्ति अव्यय मौजूदा कीमतों पर 6,602 रुपए प्रति व्यक्ति होने का अनुमान है। 2023-24 में ग्रामीण और शहरी भारत और औसत मासिक प्रति व्यक्ति का व्यय क्रमशः 4,112 और 6,996 होने का अनुमान है। अगला पॉइंट है हमारा भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली 24.8 करोड़ छात्रों को सेवा प्रदान करती है, जिसमें सरकारी स्कूलों का हिस्सा 59% है। भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली 24.8 करोड़ छात्रों को सेवा प्रदान करती है, जिसमें सरकारी स्कूलों का हिस्सा 69% है। अगला पॉइंट है प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले लोग की दर में लगातार कमी आई है, जो 1.9%, उच्च प्राथमिक स्तर पर 5.2% और माध्यमिक स्तर पर 14.1% है। सरकार का लक्ष्य उच्च शिक्षा में 2035 तक GIR यानी सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाना है। अगला पॉइंट है 1 जनवरी 2025 तक 36.36 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिनमें 49% महिलाएं हैं। अगला पॉइंट है उत्तराखंड सरकार द्वारा ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया गया है। यह पोर्टल 4 धाम यात्रा के तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य मापदंड की निगरानी करने में मदद करता है। अगला पॉइंट है WHO के एक अध्ययन में पाया गया है कि अवसाद और चिंता के कारण उत्पादकता में कमी होने की वैश्विक स्तर पर सालाना $1 ट्रिलियन का नुकसान होता है। अगला पॉइंट है WHO के अनुसार गैर संचारी रोग NDC से हर साल 41 मिलियन लोगों की मौत का कारण है। अगला पॉइंट है 9 जनवरी 2025 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के तहत 9 जनवरी 2025 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के तहत 7,70,983 किलोमीटर लंबाई की सड़क पूरी हो गई है। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के तहत 2016 से अब तक 2.69 करोड़ घर पूरे किए गए हैं। 12 अध्याय हमारा रोजगार और कौशल विकास में अस्तित्वगत और प्राथमिकताएं। पॉइंट है हमारा भारत की 26% आबादी 10 से 24 वर्ष आयु वर्ग में है और औसत वयु 28 से लगभग 28 वर्ष है। भारत की लगभग 68% जनसंख्या 15 से 64 वर्ष वर्ग की है। 2026 तक कुल निर्भरता अनुपात घटकर 54.3% होने की उम्मीद है। 15 वर्ष की आयु में व्यक्तियों के लिए अखिल भारतीय वार्षिक बेरोजगारी दर घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई है। कार्यबल में स्वनियोजित श्रमिकों का अनुपात बढ़कर 2023-24 में 58.4% हो गया है। अगला पॉइंट है रोजगार में कृषि का हिस्सा बढ़कर 2023-24 में 46.1% हो गया है, जिसमें महिलाएं हमारे 64.4% है। अगला पॉइंट हमारा EPFO सदस्य में दुगुनी से अधिक हो गई है, जो वित्तीय वर्ष 19 में 61 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 131 लाख हो गई है। अगला पॉइंट है हमारा 31 दिसंबर 2024 तक 30.151 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक्सियन और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिएट्री के अनुसार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2025 तक $1 ट्रिलियन को पार करने का अनुमान है। अगला टॉपिक है हमारा नीति आयोग के अनुसार 2029-2030 तक गिग वर्कफोर्स 23.5 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। अगला पॉइंट है भारत में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में नौकरी की कुल संख्या 2023 में अनुमानित 1.02 मिलियन तक पहुंच गई है, जिसमें हमारा 4,53,000 नौकरियों के साथ जल विद्युत योजना के अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे बड़ा निर्यातक है। अगला पॉइंट है हमारा 65.3% कार्यबल को किसी भी प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट हमारा भारत में प्रवासी आबादी 32 मिलियन है। अगला पॉइंट हमारा अब हम पढ़ते हैं 13 अध्याय में हमारा कृत्रिम बुद्धिमान AI युग में श्रम व्यवस्था संकट का उत्प्रेरक। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है कि AI के कारण वैश्विक स्तर पर 75 मिलियन नौकरी स्वचालन के पूर्ण जोखिम में है। AI अहमदाबाद सर्वेक्षण में बताया गया है कि सर्वेक्षण में शामिल 68% कर्मचारी को उम्मीद है कि अगले 5 वर्षों में AI द्वारा उनकी नौकरी आंशिक या पूर्ण रूप से स्वचालित हो जाएंगी। अगला पॉइंट है नेस्कॉन का अनुमान है कि भारतीय AI बाजार पर 2027 तक 25 से 35% CGR की दर बढ़ेगा। हमारा अगला पॉइंट है भारत को बढ़ते कार्यबल की जागरूकता को पूरा करने के लिए 2030 तक गैर कृषि क्षेत्र में सालाना औसत 78.5 लाख
नौकरियां पैदा करनी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर नए हो तो चैनल को ज्वाइन कर दीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए। आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए वीडियो बनाने